जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपरली आ रही है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसमें हम कहते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी पॉसिबल वैल्यूज उस वेरिएबल्स की हो सकती हैं वो लिख दी जाए, और उसके आगे अगर उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी जाए तो हम उसे कह देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल का है और साथ उसके आ, आ, कुछ कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं तो देन हम उस फंक्शन को कह देते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की कि जी उसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बना लें और फिर उसको एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में अगर लिख दिया जाए और ये देखना हो कि क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं, तो मैंने कहा था कि इस तरह से लिख के उसके ऊपर देख लिया जाए, तमाम की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, सारी पॉजिटिव आती हैं, सबका सम 1 आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक। आज की जो हमारा काम है उसमें उसने हमें एक फंक्शन बना के दिया, कहता है जरा चेक करके बताएं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, चेक करके बताना है। यानी कि हम देखेंगे कि इसमें जितने पॉसिबल उसने वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं रैंडम वेरिएबल की, क्या सबसे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आती है, क्या सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि यस दिस फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसने हमें एक, जैसे मैंने खुद बनाया था ना, उसने हमें एक फंक्शन बना के दिया x-2/2 और कह दिया कि ये 3 पॉसिबल वैल्यूज x की जो है वो हो सकती हैं, कम से कम वैल्यू 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है चेक करके बताएं कि क्या जो दिया गया फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर तो ये दो कंडीशन पूरी करता है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तमाम प्रोबेबिलिटीज के आंसर पॉजिटिव, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1, तो ये मास फंक्शन है। पहले हम 1 की प्रोबेबिलिटी लेंगे। कैसे? फंक्शन बना हुआ जहां 1 रखते हैं, 1-2/2, क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 1 की? 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई -1/2। मेरा ख्याल आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 1 की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई तो पहली तो कंडीशन ही हमने ये पढ़ी हुई है कि हर जो प्रोबेबिलिटी का आंसर वो 0 आना चाहिए। यहाँ तो पहली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की वो नेगेटिव आ गई, सो नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चले क्वेश्चन खत्म। क्यों सारी सारी प्रोबेबिलिटी करे फिर देखे जी वो नेगेटिव तो नहीं आए, आ तो गई है। अब इसी तरह से सेकंड एक्सरसाइज है, चेक द फंक्शन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कहता क्या नीचे वाला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। यहां पर जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है कम से कम 0 और मैक्सिमम 4। कहता है यहां वैल्यू रखते जाएं और प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते जाएं। जब मैं वैल्यू रखूंगा एक्स की जगह 0 तो आंसर आएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, कम से कम 0। इम्पॉसिबल इवेंट बिल्कुल हो सकती है। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1/25, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करना है ना, 2 का स्क्वायर करना है तो 4 3 4। चेक करें कोई नेगेटिव तो नहीं है। आप कहेंगे नेगेटिव नहीं है, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं करना जब तक उनकी तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं हो जाता। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 30 आ जाता है, क्योंकि 16 + 4 20 और 9 + 1 10, तो ये आ जाएगा 30/25। ये तो 1 से बढ़ गया, नॉट 1। चूंकि यहाँ ऑल दो प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज 100% तो हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं। तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हो सकता है हमें किसी की जगह पर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ जाए और हम समझें कि यहाँ से कर लेते हैं, तो चेक करें कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है भी कि नहीं। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते जाएं, वो नेगेटिव आंसर आ जाए, हम कहें हम क्या किया, ये तो हमने इधर से कैलकुलेट किया, तो वो तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था ही नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसने कुछ कैलकुलेशंस दी, k x² लिखा हुआ है, x की पॉसिबल वैल्यू दी गई है 1 2 3 4। कहता है k की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे वे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन जाए। k की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे सारी प्रोबेबिलिटी के आंसर पॉजिटिव रहें या 0 भी आ जाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली k की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें
कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 हो जाए। चले मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप कहेंगे के कहां से आएगा, देखते हैं कहां से आएगा। 1 रखे यहां पर तो 1 स्क्वायर के, 2 स्क्वायर 4 के तो वैसे आता जाएगा 9 के, और आखिरी वैल्यू 4 का स्क्वायर रखा 16 के। इन सबको मैं सम करूंगा तो 30 के आता है, के तो साथ ही रहेगा। मैं कहूंगा क्या ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं प्रोबेबिलिटीज? आप कहेंगे किससे? तो के से पता चलेगा, के ही तो अननोन है। क्या ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है? मैं कहूंगा है तो नहीं, लेकिन के अननोन है, तो क्या ये मेरे पास एक इक्वेशन नहीं बनी हुई? याद है जो अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है? ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ही तो दिया हुआ है। तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है अगर के की वैल्यू 1/30 हो। इसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन ही नहीं सकता, तो नहीं बन सकता। तो मैंने आखिरी जो दूसरी इक्वेशन थी उसको, उस इंफॉर्मेशन को यूज किया और कह दिया कि के की वैल्यू अगर 1/30 होगी तभी ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन सकता है, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन ही नहीं सकता। अब उसने बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, कहता जरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, एक्स बताएं प्रोबेबिलिटी। तो पहला काम तो हमने, अगर ना भी एग्जामिनर हमें कहे तो है ही अननोन, तो हम पहले के फाइंड करेंगे 1/30। अब के की जगह हमने 1/30 रख दिया, जिस वन, और ये हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और अब हमारे लिए कोई इशू नहीं है कि एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1/30, 2 रखी तो 4/30, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर करना है हमने, 3 रखी 9/30, 4 रखी, ऐसी तरह तसल्ली के लिए चेक कर लिया। हालांकि हमें तो पता है कि अगर के 1/30 रखोगे तो आना 1 ही है, लेकिन फिर भी ज्यादा तसल्ली होगी। तो ये एक फंक्शन दिया था, उसे कहा जरा इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना दो। आई नो आपकी जो वो क्वांटम थ्योरी है तो आपके टीचर बात करते होते हैं, मैंने एक लेक्चर सुना था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, वो कहते हैं एक्चुअली वो कह रहे थे इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाओ। वहां पर एक अननोन आ जाता है इक्वेशन में, कहता है ये अननोन कितना होना चाहिए हमारे, हम क्या इसकी वैल्यू डिटरमिन करें कि ये मास फंक्शन बन जाए, ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने वाला फंक्शन बने। तो इस तरह से आपने जो सेकंड कंडीशन है वो बेसिकली एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन की मदद से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो पहली है ना वो इक्वेशन नहीं है, वो इनइक्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, इसलिए नहीं, लेकिन जो सेकंड है वो है इक्वेशन। उसकी मदद से आप अगर कोई अननोन किसी मास फंक्शन में आता है तो आप उसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हो। अब इसी से ही मजीद क्वेश्चन भी क्या है, वो कहता है कि आप एक कोई इवेंट है, कोई सेट है, उसकी कहता वैल्यू फाइंड करें। कहता है ए में कौन सी वैल्यू है। जस्ट लाइक अगर आप देखें ना, वो आप सेट थ्योरी में एक पढ़ते होते थे सेट लिखने का स्टाइल, सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ उस किस्म का। कहता है जो इवेंट ए है उसमें एक्स की कुछ वैल्यूज हैं, सच दैट कौन सी, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो 4 से तो कम होनी चाहिए, 4 शामिल नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्या 2 होना चाहिए? यस 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट ए है उसमें जो वैल्यूज हैं, सेट ए में जो वैल्यूज हैं वो एक्स की 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 से कम रहनी है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज दोनों तो नहीं हो सकती, या 2 होगी या 3 होगी, है ऐसे है ना। तो दो और की वजह से प्लस, तो अब क्या बन गया क्वेश्चन, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब है कि एक में ये 2 वैल्यूज होंगी 2 और 3, तो आप कहेंगे इन दोनों वैल्यूज को सम कर दें। 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी टेबल बना हुआ था, अब देखें ना आपको फायदा हो रहा है, टेबल बना हुआ था, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को सम किया, 9 + 13 तो 13/30 इज द आंसर ए का। अगर उसमें ऐसी एक्स की वैल्यू शामिल हो जो 4 से तो कम हो लेकिन 2 या 2 से ज्यादा हो। नेक्स्ट कहता है अगर ए में एक्स की वो तमाम वैल्यूज हो जो 4 से कम हो तो फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तमाम वैल्यू जो 4 से कम है, टेबल की जानिब देखा 4 नहीं, 4 से कम ये सारी वैल्यूज हैं, तमाम वैल्यूज जो 4 से कम है।
1/30, 4/30 और 9/30, तो 14/30। तो x एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज का है जिसमें 4 से कम कम वैल्यूज ही हैं। कहता जी सबका आने का क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी हम अगर कोई क्वेल करेंगे तो आंसर जो है, जैसे नहीं सम ऑफ डाइस इज लेस देन दिस, सम ऑफ डाइस इज ग्रेटर देन दिस, ऐसे करके तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट, x में तमाम वो वैल्यूज हैं जो 1 से बड़ी हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टेबल में नजर दौड़ाई तो 1 से बड़ी हैं 1 2 3, ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो 1 से बड़ी हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है, मैंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है। हमें पता सारी प्रोबेबिलिटीज का फॉर्म पाना है। मैं कहता हूं इनको ऐड करना एक ऐसा भी किया जा सकता था कि इनमें से ये -1 में से ये माइनस कर दिया जाता लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा नहीं था कि आप नहीं ऐसे जमा करना ये कौन सा है। तो बताया गया है कि सम टाइम अगर ये बहुत बड़े नंबर्स होते तो फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए बेटर चॉइस रहती। नेक्स्ट में उसने 2 सेट बना दिए। कहते जो ए है उसमें एक्स की ये वैल्यू शामिल है, 2 या 2 से बड़ी लेकिन 4 से कम, और एक और है बी, उसमें एक्स की वो तमाम वैल्यूज है वो 3 से छोटी है, तो दो बन गए। कहता है अब जरा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि एंड का वर्ड है, एंड का, इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में होंगे, ए में भी और बी में भी, हमने सिर्फ उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए एंड बी, उन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक्स की उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो दोनों में ही हो। अब अगर मैं थोड़ा सा लिख लूं तो जो सेट ए है कह सकता हूं उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है बस, तो उसने कहा 4 से कम कम रहना है। सेट बी, इसमें x की वो तमाम वैल्यूज हो सकती हैं जो 3 से कम हो। अब डेटा के मुताबिक x की कम से कम वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 3 से कम तो ये 2 हो सकती है। अब जरा नोट करें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में ही आ रही है, a में भी हो b में भी हो, ये 2, बस 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है, दैट इज 4/30। नेक्स्ट है, कहता है ए सेट ये है, ओके, बी सेट ये है, जो अभी लिखा ऊपर ये वही है, ए और बी वही है, ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, बी गिवन ए, बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो अब कैलकुलेट करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट गिवन ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। इसको अगर याद करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल, तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूमिनेटर में तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। अब नोट करें ए और बी ये ऊपर वाले ही हैं, ऊपर वाले ही है ना, तो हम इसकी तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी, तो न्यूमिनेटर की हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4/30, ओके। डिनोमिनेटर में आना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है ए, 2 से ज्यादा और 4 से कम, ये शायद जी बिल्कुल हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वो ये है, अगर चेंज होता तो हम कर भी लेते, कितनी 13/30, तो फिर 4/30 ओवर 13/30, 30 से कैंसिल हो जाएगा और 4/30 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। अब देखें अगर वैसे हम करते, सैंपल स्पेस बनाते, देखिए मैंने कोई सैंपल स्पेस तो नहीं बनाई, मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल था, मैंने वहीं से सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, और अब जिस प्रोबेबिलिटी की मुझे जरूरत थी एग्जैक्टली मैं वहां से उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। ये जरा एक ऐसा फंक्शन जो कुछ वैल्यूज के लिए किसी और तरह बिहेव करता है और कुछ वैल्यूज के लिए उसका बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन एक बात जो क्लियर है कि कम से कम वैल्यू जो हो सकती है वो 2 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो 8। अगर वैल्यू 2 3 4 5 तक हो तो कहता जी प्रोबेबिलिटी यहां से कैलकुलेट करेंगे आप, और अगर वैल्यू 6 7 8 हो तो फिर प्रोबेबिलिटी यहां से कैलकुलेट करेंगे। आप कहें 8 से ज्यादा हो
अदरवाइज तो वो है 0। यानी कि इस फंक्शन में अगर आप ये कह लें कि 2 कुछ ऐसे लिख दें, वो यहां से, और अगर x जो है वो 6 से 8 तक है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज यहां से। अब उसने अगेन के फिर मिसिंग है, अगेन वही वही मेथड, वही रूल, वही फार्मूला मैं दोबारा यूज करूंगा। मैं कहूंगा सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, वहां के अननोन होगा, सबको सम कर देंगे, सम मस्ट बी 1। इन 4 की प्रोबेबिलिटी यहां से लेंगे हम। जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू के तो के आ जाएगा। जब मैं वैल्यू 3 रखूंगा, 3 माइनस 1 2, तो 2 के 3 के 4 के, लेकिन सिर्फ 5 तक। अगर 6 रखेंगे तो फिर यहां से 6, 9 माइनस 6 3 होता है, तो 3 के 7 और 8 सबको सम करना है। कहता 16 के इनका सम बनता है। पिछली एग्जांपल में जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी वो सब के सब के लिए एक ही फंक्शन डिफाइन था, एक ही जगह से चारों, लेकिन यहां स्प्लिट में उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो 4 वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी ऊपर वाले से और बाकी जो 3 है वो नीचे से, और इसके अलावा 0 16। अब मेरा ख्याल के की जगह अगर आप 16 रखेंगे तो अगर इधर ही आप 16 कर दें, सॉरी 1/16, तो ये 1/16 हो गया, ये 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16, 1/16, और जब आप सबको सम करेंगे तो 16/16 दैट बिकम्स 1। तो आपने कहा ना ये तो ठीक हो गया, ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन गया। अब इसमें उसी तरह से एक एक्सरसाइज है, कहता जी ए ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका आंसर क्या है 6 या 6 से कम है। बी में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिसमें x 4 या 4 से ग्रेटर है। कहता जी इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, क्या है ये चीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने जरा इसको कट शॉर्ट किया हुआ है, आप समझ लें कि इसमें ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगेन ए में तमाम एलिमेंट होंगे जो 6 या 6 से कम होंगे। अगर मैं सेट ए लिखना चाहूं 6 या 6 से कम, तो ये वाले और 2 तक ही जाएंगे ना, तो ये वो एलिमेंट्स हैं ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी के एलिमेंट 4 और ग्रेटर देन 4, 4 या 4 से बड़े सारे बी में हैं, तो ये 4 या 4 से बड़े बी में, 4 या 4 से बड़े। अब न्यूमिनेटर में आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज हैं जो दोनों में हैं, ए में भी हैं बी में भी हैं, तो मेरे ख्याल ये 4 5 और 6, ये 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो ए में भी हैं और बी में भी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ये 3 वैल्यूज कॉमन है, आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें, 10, तो 10/16। डिनोमिनेटर में है बी में लिखा हुआ एक्स की वो तमाम वैल्यू जो 4 या 4 से बड़ी हैं, 4 या 4 से बड़ी, तो ये सारी वैल्यूज हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लेंगे, तो ये बनती है 13, 4 जमा 3 7, 10 11 12 और 13, 13/16, 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 10/13 इज योर आंसर। अब देखिए ना, आपको इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में होने चाहिए, दोनों में एग्जिस्ट करने चाहिए, दोनों में। तो कॉमन पोर्शन अगर आ जाता है तो सिर्फ कॉमन पोर्शन वाले की प्रोबेबिलिटीज ले लें। नेक्स्ट आ गया, इसमें अब देखिए मैंने 4 शामिल नहीं है, इधर था इधर नहीं है। कहता अगर ए सेट में ये मेंबर हो, बी सेट में अगर ये एक्स की वैल्यूज हो, तो जरा इंटरसेक्शन तो बताएं क्या बनता है। अब इंटरसेक्शन याद है क्या है, पी ऑफ ए का मतलब एक्स की वो तमाम वैल्यू जो 6 या 6 से कम है उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा, 6 या 6 से कम वाली, ये वही के का हमें पता ना, वो 16 है, सम कर लिया, 4 3 7 3 10 11 12 और 1 13 ये, और के का आंसर कितना है 16, 1/16, तो 13/16, तो 13/16 जो है ये तो हो गया पी ऑफ ए।
प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ बी में एक्स की वो तमाम वैल्यू जो ग्रेटर देन 4 हो, यानी कि 4 उसमें नहीं है, ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में आएगा 4, 3, 7, 8, 9 और 10। 10 और के का आंसर कितना है 16, तो 10/16। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये तो वैल्यू सभी के की हैं 6 तक, और बी की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 4 हैं, ग्रेटर देन 4। तो ये जरा बी की है ग्रेटर देन 4। क्या दोनों में कॉमन आया 5 और 6, यानी कि 4 और 3 7, और के की वैल्यू 1/16, तो 7/16। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 1 आया। अब देखिए, अब अपने जरा क्वेश्चन को भी देखें, जो मैंने चीजें मार्क की हैं, मेरा नहीं ख्याल कुछ बचा है, सारी तो आ गई। वो कहता वैल्यू जो है वो 6 या 6 से कम हो, दूसरा कहता 5 से बड़ी हो, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, इस सारी तो आ गई वैल्यूज, तो 1 नहीं आना था, तो 1 आ गया। जो कॉमन थी वो एक दफा गिनते ना, एडिशन थ्योरम हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमारे साथ अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना हुआ हो तो उसी तरह की जी ये वैल्यू इधर कॉमन है, ये इधर कॉमन है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे और उन सब के आंसर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और उसके रेलेवेंट, अगर कोई अननोन आ जाए और वो ऐसी वैल्यू फाइंड करे जिससे वो बने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन प्रोबेबिलिटीज को लिखने का एक और वे भी है, और उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव, इकट्ठा करना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज को ना इकट्ठा करके लिखना। जैसे आप अगर आपका एक जो सेमेस्टर होता है उसमें आपका रिजल्ट आता है, आप उसे का नाम रखा हुआ है जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज, और अगर आपको आपके 2 सेमेस्टर हो चुके हैं और मैं कहूंगा कि अब आपका सीजीपीए कितना है सेकंड सेमेस्टर तक, तो आप करते क्या हो, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आप हो तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के फिर बताते हो जी मेरा सीजीपीए कितना बनता है। अगर कोई सेमेस्टर 3 में है और मैं पूछूं तुम्हारा सीजीपीए कितना है, तो वो 3 to 1 तक का बताएगा, इकट्ठा करके बताएगा ना मुझे 3 सेमेस्टर तक। जीपीए तो वो सिर्फ उसी का बताता है। और अगर 4 सेमेस्टर की बात हो, 5 की हो, 6 की हो, मैं कहूंगा छठे सेमेस्टर का जीपीए कितना है। अगर मैं फर्ज करें मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूं कि आप सीजीपी बताएं मुझे। आप अक्सर कहते हो यार मेरा सी GPA, this C stands for cumulative grade point average। अगर मैं इधर लिख दूं 4 फर्ज करें, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 4 बताएं। जो भी इसकी कैलकुलेशन है उसमें आप कह लें कि आप जीपीए रखेंगे, जीपीए सॉरी, मतलब ऐसे नहीं कैलकुलेट नहीं, मैं सिर्फ समझाने की हद तक आपको बोल रहा हूं कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जीपीए की होगी आपकी पहली सेमेस्टर की, ठीक है ना, पहली सेमेस्टर की, फिर उसमें इंफॉर्मेशन होगी दूसरे सेमेस्टर की, देन थर्ड की, देन फोर्थ की, और फिर आपकी जीपीए बन जाएगी, सीजीपीए बन जाएगी। अगर मैं फिफ्थ सेमेस्टर की करूंगा तो आप समझ लें ये अप टू फिफ्थ, अप टू सिक्स्थ। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है, अगर तो आपको यह कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि x की वैल्यू 3 की, तो सिर्फ आपने 3 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिर्फ एक, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 3। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ना हम कैपिटल F से लिखते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल F से लिखते हैं। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने बताना है 3 का, तो क्या आपने बताना है, आपने सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके बताना है मुझे।
तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम, कौन सी वैल्यूज का सम जो 3 या 3 से कम हो, सबका, फ्रॉम मिनिमम अप टू 3। उसी तरह ना, जिस तरह मैं कहना 5वां सेमेस्टर का 5वें तक जाना, मिनिमम से स्टार्ट कर लेना। मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3 का क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे हम सारी प्रोबेबिलिटीज का सम बताएंगे, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और अप टू 3 आ जाएंगे। अगर मैं कहूंगा 6 का बताएं, आप कहेंगे हम अप टू 6 आ जाएंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करता है कि जिसकी भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करना हो, क्या करना है, आपको उस पॉइंट और उस पॉइंट से नीचे जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबको सम करके आपने क्यूमुलेट करके बताना है, और इसका नाम है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मैं पढ़ता हूं, कहता क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे सीडीएफ बोलते हैं, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एन अदर मेथड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। एक तो ना उसका प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, और एक स्टाइल यानी कि वही हर सेमेस्टर का जीपीए लिख दें, और एक हर सेमेस्टर का सीजीपीए लिख दें। पहले सेमेस्टर का जीपीए और सीजीपीए सेम, बाकियों का डिफरेंट। सीडीएफ अगर मालूम लिखना हो एट अ वैल्यू ए, कोई ए 5 है, 6 है, 7 है, इज इक्वल टू, कहते कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ए तक। अगर ए 5 है तो 5 4 3 2 1 0, अगर 0 भी है, मिनिमम वो मिनिमम जहां तक है, बस एंड आपको पता है 5 तक आना है। स्टार्ट कहां से लेना? जो उस डेटा की एक्स की पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है, स्टार्ट वहां से लेना है। दैट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अप टू वैल्यू ए ऑफ द रैंडम वेरिएबल। लाइक अगर मैं कहूंगा एफ, इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल एफ से। मैं इसमें लिखा हुआ है आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करना है ए तक। इससे मुराद क्या है? इसको अगर और बोलना हो तो कह सकते हैं कि आपने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, तो स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम अप टू ए, ये लिखा हुआ है। ए से कम कम रहना है, कहां तक? मिनिमम से स्टार्ट करना है, मिनिमम से स्टार्ट करना है। अच्छा, एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क आपको होना चाहिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखूंगा तो सिर्फ एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, वो ए अगर 5 है तो 5, मगर अगर मैं लिख लूंगा ना ए 5 तो सिर्फ एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5। अगर मैं लिखूंगा F5 तो ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो कि 5 तक है। फर्क है ना, लिखते हम ऐसे हैं और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ते ऐसे हैं। प्रोबेबिलिटी जब लिखी जाए तो किसी एक पॉइंट की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाए तो तमाम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी उस नंबर तक, उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब आपको समझनी है, फर्ज करें एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 1 2 3 4 और 5। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 से लेके 5 तक कितने नंबर हैं ये? आप 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 है। वैसे कहूं 1 से 5 तक कितने? आपके 5 में से 1 माइनस कर देते हैं, 4 है। गलत, 5 है। ऐसे कहूं ना 1 से 30 तक कितने बनते हैं? आपके 30 में से 29 बनते हैं। गलत, 1 से 30 तक 30 होते हैं। ये हो क्या था, हमने शायद कभी नहीं सोचा। जब आप दो क्वांटिटीज को माइनस करते हो तो आप ये समझ लें कि जो बड़ी क्वांटिटी होती है ना वो उसमें काउंट हो जाती है, लेकिन जो छोटी क्वांटिटी होती है ना वो उसमें काउंट नहीं होती, नहीं गिनती में आती। जब आपने 5 माइनस 1 लिखा, 5 तो काउंट हो गया, 1 नहीं काउंट हुआ, इसीलिए ये 4 रह गए, इसीलिए ये 4 रह गए। ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम दो चीजों को माइनस करते हैं, जो अपर वैल्यू होती है वो उस काउंटिंग में शामिल होती है, और जो लोअर वैल्यू होती है वो उस काउंटिंग में काउंट नहीं होती।
अच्छा, इसी बेस पे अगर ये इसी तरह की कोई बात है और मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहता हूं, उससे मैं कुछ कैलकुलेशंस करना चाहूंगा। कहता है इफ एफ एक्स इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एफ एक्स जो है वो एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और कहता है ए और बी कोई दो वैल्यूज है जिसमें ए छोटी वैल्यू है मे बी 5, बी बड़ी वैल्यू में बी 7, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। यहां प्रोबेबिलिटीज ही आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस वक्त बता रहा हूं कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी करनी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कैसे करनी है। ये तो थी ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। अब इसका क्या मतलब है, आप कहें जी ए से बी तक जितनी वैल्यूज हैं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ए शामिल नहीं करेंगे, बी को अलबत्ता जरूर शामिल करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे? जब आप बेसिकली एफ बी लिख देते हो ना, आप ये समझ लें ये पूरी पॉसिबल वैल्यूज है। पॉसिबल, ये मिनिमम वैल्यू है डेटा की, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू ए है और ये बी है, ऐसा लिखा हुआ है। ए मे बी 3, बी मे बी 7। कहता जी इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करें? एफ बी कैलकुलेट कर लें। अब एफ बी क्या करेगा? सिर्फ एक वैल्यू नहीं, वो इस मिनिमम से स्टार्ट लेगा और यहां तक जितनी वैल्यूज आ रही हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज में आती है। ऐसे ही ना बता के रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहें जी हमने तो नहीं लेना, ए तक की प्रोबेबिलिटीज निकाल दें उसमें से, तो माइनस एफ ए कर दें। ए तक की प्रोबेबिलिटीज उसमें से आपने निकाल दी, ए तक की निकाल दी, तो कितनी पे रह गई जी? ए से बी तक रह गई। बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखें नोटेशन क्या कहती है। नोटेशन कहती है कि इसमें बी की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और ए की प्रोबेबिलिटी में शामिल होनी चाहिए। और मैंने जो पीछे एग्जांपल दी थी उसमें हम क्या कहा था, मैंने कहा जब आप दो चीजें माइनस करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है वो तो उसमें शामिल होती है, ए जो छोटी वैल्यू होती है वो शामिल नहीं होती। ए भी बड़ा है, ए छोटा है। जब आप ऐसा लिखेंगे तो इस डिफरेंस में एक वैल्यू शामिल है, कौन बड़ी, कौन बी। बी ऑलरेडी इसमें शामिल है, ए शामिल नहीं है इस डिफरेंस में। तो देखिए मैंने ये नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको दो लिमिट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहां तक की प्रोबेबिलिटीज में से आपने छोटे वैल्यूज की वैल्यूज को माइनस कर दिया है। दिया चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, जब ही आप एफ बी लिखेंगे तो वो एक की नहीं सबकी प्रोबेबिलिटी जमा करके बताएगा। उसमें से एफ ए लिखेंगे अगर, तो यहां तक की प्रोबेबिलिटीज उसमें से वो माइनस कर देगा, बाकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, आपके पास सीडीएफ अवेलेबल है। अब जरा अगली स्टेटमेंट में आ जाए। वो कहता है जी कि अगर ए को शामिल करना हो लेकिन बी को निकालना हो, अब क्या करेंगे? आप पहले तो यही करेंगे यहां तक, और याद रखेंगे ऐसा लिखने से बी शामिल है, ए शामिल नहीं है। ऐसे ही है ना। अब हमने तो करना बी को शामिल नहीं करना। पहले तो मैं लिखूंगा कि जो कैलकुलेशन आप यहां तक कर लेंगे इसमें से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, क्योंकि बी तो शामिल नहीं करना ना। इस कैलकुलेशन में बी शामिल होता है, ये इंक्लूड होता है और ये एक्सक्लूड होता है। ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। जब ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आप कहें जी बी इसमें इंक्लूड है, ए इसमें एक्सक्लूड है, जबकि स्टेटमेंट कहती है ए को बी को एक्सक्लूड करना है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें से माइनस कर देंगे। ले जी अब बी बी निकल गया, बी बी अब इस पूरी स्टेटमेंट में से यहां तक पहुंचे, अब बी एक्सक्लूड हो गया, ए तो नहीं शामिल हुआ, ए की प्रोबेबिलिटी इसमें ऐड कर दें। सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। इस स्टेटमेंट को जब आप लिखते हो, इसमें बी जो होता है वो इंक्लूड होता है, ए जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। रीजन मैंने बता दी कि आप 4 - 1 करते हो, 5 उस काउंटिंग में होता है, 1 उस काउंटिंग में नहीं होता, इसलिए वो काम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
कहता जी अगर दोनों ही शामिल करने हैं तो फिर क्या, हम हर दफा यही लिखेंगे, बी तो उसमें ऑलरेडी शामिल है ना, यस बी तो शामिल है, होना भी चाहिए था। अलबत्ता ए इस डिफरेंस में नहीं है, ठीक है, वो कहता है ए को भी शामिल करना, वो अलहदा से ऐड कर दें, सिर्फ एक ही करनी है ना, एक ए नहीं था, 7 की प्रोबेबिलिटी नहीं था उसमें, 7 मैंने अलहदा ऐड कर दिया। कहता है जी अगर दोनों ही ना करने हो, लिखेंगे यही, इसमें बी एक्सक्लूड है, ए एक्सक्लूड है, ए तो एक्सक्लूड करना ही करना था, ए नहीं शामिल करना था, इक्वल टू है ना, लेकिन बी इसमें शामिल है, आपने कहना नहीं जी बी को भी एक्सक्लूड कर दे, तो सिर्फ बी को माइनस कर दे। अगर एग्जैक्ट ए की ही मालूम करनी हो तो फिर क्या करें, लाइक 7 की मालूम करनी हो तो आप करें F7, इसमें से माइनस कर दें, इससे पीछे F6, 7 में से 6 वाला माइनस हो जाएगा, सिर्फ 7 की रह जाएगी। यानी कि अगर एक ही सिंगल पॉइंट है, वहां तक क्यूमुलेटिव करके उससे पिछले पॉइंट तक का क्यूमुलेटिव माइनस कर दें, डिस्क्रीट में पिछली वैल्यू एक ही कम होगी ना, पॉसिबली 1 2 3 4 5, तो CDF अगर दिया हुआ हो और CDF से आपने प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी हो किसी वैल्यू की, CDF से, या दो वैल्यूज के दरमियान जिसमें कोई एक शामिल हो दूसरा शामिल नहीं है, दोनों शामिल हो दोनों शामिल नहीं है, तो बस ज़हन में आपने ये रखना है कि जब यहां से यहां तक जाएं, तो अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि क्या वो जो वोट होता है ना, वोटिंग लिस्टें होती हैं, उसमें ना कॉपियां, बचे हुए वोट हमने लिखने होते हैं, वहां पर कितने वोट बच गए, कॉपीज में लिखना हम शामिल कर देते हैं, कॉपी ज़ाहिर है कि वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 ऐसे करके, और फिर सारा कुछ, सीरियल नंबर 70 हमारे पास था, सीरियल नंबर 70 हमारे पास था, हम 70 में से 1 माइनस कर देते थे, वो लोग कहते थे अब 69 वोट पड़े होंगे, जबकि 70 तो आपके पास है और आपने 70 शामिल करके माइनस कर दिया, वो काउंटिंग नहीं मैच होती थी। फिर मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि जब हम माइनस करते हैं तो एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, बड़ी वैल्यू उस काउंटिंग में होती है, छोटी वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, तो इसलिए ये किया। रिपीट कर रहा हूं, जब आपने ये काम किया है, ये इंक्लूड है ये एक्सक्लूड है, निकला हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, बी रखना है, ठीक है बी तो है ऑलरेडी है, ए एक्सक्लूड करना है नहीं, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, ए एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड ही है, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये किया, ये इंक्लूड है ये एक्सक्लूड है, नजर दौड़ाई तो पता चला उलट काम करना है, बी इंक्लूड है बी को निकाल दें, मैंने कहना प्रोबेबिलिटी और बी निकाल, सिर्फ एक एक्सक्लूड था लेकिन उसको शामिल करें तो ये बात भी शामिल कर ले, मजबूरी क्या है, हमारे पास CDF दिया हुआ है। अब इसी तरह से ये वाला आ गया, इसमें बी इंक्लूड है ए एक्सक्लूड है, बी इंक्लूड करना है ऑलरेडी है, ए इंक्लूड करना है बाद में कर दिया, नेक्स्ट दोनों एक्सक्लूड है, ए तो एक्सक्लूड है ही है, ठीक है जो वो करना भी था, लेकिन बी भी एक्सक्लूड करना था जबकि वो इंक्लूड है, सिर्फ बी माइनस कर दिया। किसी एक की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, 7 की मालूम करनी हो तो 7 तक प्रोबेबिलिटी CDF ले ले, उसका मतलब है 7 तक प्रोबेबिलिटी जमा कर लें, फिर उसमें से 6 वाली प्रोबेबिलिटीज माइनस कर रहे हैं, 7 में से 6 की सारी माइनस हो गई, बाकी 7 की रह गई, सिंगल पॉइंट प्रोबेबिलिटी। किस तरह से एक एक्सरसाइज करते हैं, कहता कंसिडर द फॉलोइंग, क्या दिया हुआ है, कहता इट इज अ CDF, कंसिडर द फॉलोइंग CDF, फाइंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कहता आप खुद बनाओ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मैं आपको CDF दे रहा हूं, आप इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना दें। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का तो मतलब होता है हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बतानी है, 1 पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 पर क्या होगी और 3 पर, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और दिया क्या हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जब नजर दौड़ाई, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जब आपने इसके ऊपर नजर दौड़ाई तो यहां पर आपको ये पता चला है कि जी इसमें तो के मिसिंग है, पहला काम ही हमें के करना है, के फाइंड करना है। पहले क्या करते थे, यहां वैल्यू रख लेते थे किसकी, 1 की, और कह देते थे ये के आ गया, फिर 4K आ गया, फिर 3 3 9K आ गया, ये तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल रहा है, ये कौन सी प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, ये तो क्यूमुलेटिव
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिया जा रहा है, इज नॉट द प्रोबेबिलिटीज। अब होता क्या है, जब मैं लिखूंगा ना F1, इसका मतलब है मुझे वो 1 की सारी प्रोबेबिलिटीज 1 तक जम कर देगा। ओके, अगर मैं लिखूंगा ना F2, तो मुझे वो 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी इकट्ठा जमा करके आंसर देगा F2। और अगर मैं लिखूंगा F3, तो इसका मतलब होगा कि मुझे वो 1, 2 और 3 तीनों की प्रोबेबिलिटी को जमा करके देगा। अब देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3। अगर मैं F की जगह यहां 3 रख देता हूं, तो कह सकता हूं कि F3 का मतलब है, F3 का मतलब है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं सारी मुझे वो सम करके देगा, उसका आंसर देगा। मैंने जब इसकी जगह 3 रखा तो ये बन गया 9K F3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी सबका सम किया, तो फिर ये 1 नहीं आना चाहिए, 9K। भाई वो पहले हम क्या करते थे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, फिर उनको सम करते थे। जो CDF होता है उसमें जो वैल्यू रखते हैं वो वहां से स्टार्ट करके नीचे सम करके ही आंसर देता है, वो क्यूमुलेटिव आंसर देता है आपको। 3 रखा, उसने तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम करके आंसर देना है। मैंने यहां 3 रखा, तो उसने मुझे 1 की, 2 की, 3 की सबकी जमा करके उसने मुझे आंसर देना है। उसमें हम, आप समझ लें, ये कंडीशन लिखते हैं और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखते हैं कि अगर ये CDF दिया हुआ है तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका आंसर 1, क्यों, उसमें उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करके उसने दिया हुआ होगा। ये पता चल गया 1/9। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। कहता है अब यहां से प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे बनाना है, हर एक की प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जी जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो, CDF अगर दिया हुआ हो, आप यहां पर वही नंबर लिखेंगे और यहां से एक कम लिखेंगे, यही है ना F1। अब F1 कैलकुलेट करना हो तो यहां पर F1 आ जाएगा 1/9। F0 कैलकुलेट करना हो तो x की जगह 0 आ जाएगा, यहां क्या करेंगे दोनों को माइनस, तो F फर्स्ट वैल्यू की अब आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आ गई। ये वही चीज है, पहले सेमेस्टर का GPA CGPA सेम होता है। अब उसने कहा है कि सेकंड पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये वाला फंक्शन यूज कर रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो x इज इक्वल टू a की, तो आप करेंगे f ऑफ a माइनस ए कम a-1। अब यहां कर रहा हूं 2 की, दिया हुआ है हमारे पास CDF, आप कहेंगे f ऑफ 2 और एक कम f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। अब यहां पर जब आप f ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे तो 4/9, f ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे तो 1/9, तो 4/9 माइनस 1/9 का आंसर इज 3/9, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और सिमिलरली 3 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो f ऑफ 3 में से f ऑफ 2 माइनस कर दे, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, 9/9 माइनस 1। पता है ना आखिरी पॉइंट पर वैसे ही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 होती है आखिरी पॉइंट पे, माइनस f ऑफ 2, और f ऑफ 2 जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4/9, तो ये 5/9। तो आपको CDF से बनाना आ गया। इसका भी एक बड़ा ही आसान तरीका है, वो क्या है, आप क्या करें, कंप्लीट CDF लिख लें, पहले 1 रख लें 1/9, फिर इसकी जगह 2 रख लें 4/9, इसकी जगह 3 रख दें तो 9/9। अब आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, पहली तो वैसे लिख दें
फिर अगली लिखी ना प्रोबेबिलिटी, इसमें से ये माइनस करते हैं, 4/9 माइनस 1/9, 3/9, ये वही कह रहा हूं ना। फिर अगली प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो 9 माइनस 4 कर देगा 5/9, वही जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मैं जब कहता हूँ ना 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखें, आप क्या F2 में से F1 माइनस करें, 2 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आप कहें F2 में से F1 माइनस करें, 3 की लिखनी हो तो 3 में से 2 वाली माइनस करें, 3 में से 2 वाली माइनस करें, तो सिंपल हो गया। क्या कि अगर आपको यह कहा जाए कि CDF से PDF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है, सारा पहले CDF लिख ले, सारा CDF लिख ले, और फिर पहली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करें, उसको 0 समझे, वही इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करें, तो आपने PDF बना दिया। और जेन में रखा आपने कि हम इसके लिए ये वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं, एक कम वाली, उससे जो पिछले वाली वैल्यू आती है उसका CDF माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ग्राफ बनाना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ग्राफ बनाना है। 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दी, 1 2 3। 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी है 1/9, एक रेक्टेंगल्स बना दें 1/9, बाई एक्सिस पे 1/9 राउंड अबाउट यहाँ पर, अगली है 3/9 और अगली 5/9। तो लो जी 3 का चांस सबसे ज्यादा है, उससे कम चांस 2 का आने का है, और सबसे कम चांस 1 का चांस, प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। क्यूमुलेटिव CDF कैसे बनाना है, अब CDF से मुराद अब क्या है, हमें यह पता है कि हमारे पास वैल्यू है 1 2 3। मैं अगर ये कहूं कि 1 से कम CDF का आंसर क्या होगा, तो 1 से कम तो CDF का आंसर 0 होगा, वो मैंने लिखा होगा 1 से कम CDF का आंसर 0। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 को शामिल कर लें कहां तक, 2 से पहले पहले तक, CDF का आंसर 1/9 ही रहता है, 2 पे जाके चेंज हो जाता है ना, 2 पे जाके। अब ऐसा कह लें कि अगर मैं आपको कहूं CGPA पहले सेमेस्टर की, सेमेस्टर आज स्टार्ट हुआ है, दूसरे सेमेस्टर मुझे आप एक आंसर दोगे, दूसरे सेमेस्टर के 4 माह तक मुझे आप CGPA का आंसर वही दोगे, जैसे ही फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा आपका CGPA चेंज आएगा। तो आप समझ लें कि जी पहला सेमेस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, जो आप मुझे यहाँ पर CGPA बताओगे वो इससे पहले पहले वही रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो चेंज होगी। तो हम लिखेंगे जी 1 शामिल कर ले और 2 से पहले पहले तक वो ही रहने दे, यही लिखा हुआ। 1 पे 1/9 था ना, मैंने कहा ना जी ये वहां तक 2 से पहले पहले तक यही रहेगी। अब जहां लिखें अगर 2 आ गया, जो 2 पे रहेगी 3 से पहले पहले तक वही रहेगी, और जब 3 आ जाए तो 9/9 1 हो गई, इसके बाद भी, इसके बाद तो फिर वही सारी रहनी है, इसके बाद तो नहीं चेंज होगी। अब इसको लिखना कैसे है, मैंने वही 1 2 3 लिखा हुआ, 1 2 3 लिखा हुआ। मैंने लिखना है कि 1 शामिल है और प्रोबेबिलिटी है 1/9, तो इधर मैंने लिखा हुआ ये 1/9 है हाइट पे, ये डॉट लगा दिया, डॉट इसका मतलब है 1 शामिल है, इस स्केल में 1 शामिल है। डॉट अगर लगा देंगे तो डॉट का मतलब होगा कि जी 1 इसमें शामिल है, आल्दो मैं 2 तक चले गया हूं, लेकिन अगर इधर डॉट नहीं है तो इसका मतलब है 2 नहीं इस ग्राफ में। तो अब देखिए ये वही मतलब बन रहा है कि जी 1 को शामिल कर लिया 2 से पहले पहले, आप कहें थोड़ा, आप समझ लें थोड़ा सा पहले रोका हुआ, ऐसा समझ लें। तो 2 से पहले पहले तक ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, कितना 1/9 में। अब 2 पर ग्राफ बनना है क्या, 2 पर 4/9, 4/9 पे जाके ग्राफ स्टार्ट करना है। 1 से लेके 2 शामिल नहीं है, लेकिन 2 पे ग्राफ को शामिल किया और 4/9 हाइट से स्टार्ट किया, 3 तक चलेगा लेकिन 3 शामिल नहीं है। अब 3 से ग्राफ को स्टार्ट लेना है 9/9, 3 से ग्राफ को स्टार्ट किया 9/9, इसे हम कहते हैं स्टेप फंक्शन है, इसके ग्राफ को हम स्टेप फंक्शन
कॉल करते हैं स्टेप स्टेप, ठीक है ना। स्टेप फंक्शन से मैं कहूंगा ना प्रोबेबिलिटी कहाँ है, सिंपल, ये डिफरेंस कितना है 1/9, ये डिफरेंस कितना है 3/9। क्या ये कैसे बता रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऐसे बता देते हैं ना, स्टेप साइज कितना है जी, इसमें से ये माइनस कर दिया तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सीडीएफ बना हुआ पैटर्न नजर आता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो तो जो स्टेप का गैप है वो उनकी प्रोबेबिलिटीज को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटीज को भी इंडिकेट कर रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगी ना। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उल्ट क्वेश्चन है, कहता सीडीएफ बना दे, वो आसान है, वो भी खैर आसान था लेकिन ये भी आसान है, ये कौन सा ऐसा मसला है। पहले तो इसमें सीडीएफ बनाना हो, सिंपल इज दैट, क्या करें, जीरो ये बनाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीरो और उससे निचले जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबको क्या कर दें सम, ये प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, जीरो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। अब जब आप जीरो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो ये क्या लिखा हुआ कॉम्बिनेशन आपको पता है 3C0 1 होता है, होता ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8 और यही इसकी आ गई। अब मगर कहूंगा ना F1 कैलकुलेट करना है तो आपने कहना है कि ये दोनों 1 तक जितनी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं सबको ऐड कर लें, जितनी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। तो पहले मैंने जीरो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, फिर 1 की कैलकुलेट की, दोनों को ऐड कर लिया, 1/8 प्लस 3/8 और बन गया ये 4/8। F2, F2 का मतलब है 2 तक की सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 2 ऐड कर ली 7/8। इसके बाद 3, F3 का क्या मतलब है 0 1 2 3 सबको ऐड कर दिया 8/8 और लिख दिया। क्या बनाया इस दफा मैंने, इस दफा मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन से क्या बना दिया सीडीएफ। अगर यहां से दोबारा को ना पीडीएफ बनाए, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, 4-1 7-4 और 8-7 सबकी अलग अलग आ जाएगी, सबकी अलग अलग। अब सीडीएफ से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी, सीडीएफ से मैंने कहा F1 कैलकुलेट करें। F1 इसका क्या मतलब है 1 तक की सारी प्रोबेबिलिटी ये पहले कैलकुलेट हुई है, सिर्फ ये आंसर करते हैं 4/8 आंसर। अब दिया आपको सीडीएफ है, अच्छा एग्जाम में आएगा ना सीडीएफ, तो आपकी मर्जी है पीडीएफ यूज कर ले सीडीएफ यूज कर ले। मैंने यहां से पीडीएफ भी दिया हुआ ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा ये बना लिया है। अब क्या कहता है, कहता जी जरा इसकी प्रोबेबिलिटी बताए, ठीक है F3 माइनस F1 कर दे, याद है ना दो लिमिट में कैसे है, 3 शामिल है 1 शामिल नहीं है, करना भी ऐसे ही था। F3 का आंसर 8/8, F1 का आंसर 4/8, तो 4/8 इज द प्रोबेबिलिटी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट दोनों शामिल है, इतना लिखा मैंने, इस लिखने का मतलब है 3 शामिल है 1 शामिल नहीं है, कहता नहीं जी 1 भी शामिल करो, 1 की प्रोबेबिलिटी शामिल करो, देखो मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, 1 की प्रोबेबिलिटी शामिल करो। F3 तो 8/8 है, F1 4/8 है। अब ये कैसे करनी है, फिर वही फार्मूला कि अगर CDF हो तो हम लिखेंगे F1 माइनस F0, यही है ना, F1 माइनस F0, और F1 हमारे पास जो है वो 4/8 है और F0 कितना है 1/8, फाइनल आंसर। CDF दिया हुआ था, हम रेंज की प्रोबेबिलिटीज इसको लिखेंगे, ये कहता है जी 3 शामिल है 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल करना भी नहीं था, ये तो ठीक है, 3 शामिल करना था लेकिन शामिल नहीं है, तो F3 लिखते हैं, P3 ये वहीं से लिख ली। इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे F3 माइनस F2, उसमें से पिछला माइनस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/8। 3 शामिल है 1 शामिल नहीं है,
3 को निकालना है, 3 को निकाल देते हैं। 1 शामिल करना था, 1 की प्रोबेबिलिटी शामिल कर देते हैं। चूंकि CDF दिया हुआ है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, बाकी आपको पता है। कब? जब दिया ही CDF हो। वैसे तो आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पे कर सकते हैं कि जी ये PDF दिया हुआ है ऊपर ये वाला, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो किस तरह से अलग-अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अपना काम कट शॉर्ट करने के लिए अगर आपको एक ही तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और सिर्फ आपको कोई एक चीज चेंज करनी पड़ रही है, ये बाकी तो नहीं चेंज करनी पड़ रही, सिर्फ एक चीज आपको चेंज करनी पड़ रही है और बार बार करनी, 1 करना पड़ रहा है, कभी ये देखें यहाँ पर 0 करना पड़ रहा है, फिर 1 करना पड़ रहा है, 0 1 2 0 1 2 3, सारा टाइम कंज्यूमिंग है ना, बार बार करते हो। पहले 0 के साथ कैलकुलेशन की, फिर वही काम दोबारा करना है 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। बिल्कुल सही है, आपको बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है। कैलकुलेटर आपको ये फैसिलिटी जो है वो दे सकता है। कैलकुलेटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो और उसमें एक वैल्यू ऐसी है जो आपको चेंज करनी है और बाकी वैल्यू रूटीन से आपको वही यूज करनी है, तो किस तरह से हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर इसका कैलकुलेटर नहीं है, कोई सिंपल सा है, तो आपको फिर कर लें आप जैसे आपने करना है। कैलकुलेटर को आपने मैथ मोड में ले आना है। ये मुख्तलिफ मोड्स हैं। नाउ आवर कैलकुलेटर इज ऑन मैथ मोड और यहाँ पर आपने कंप्यूटेशन मोड में ले जाना है, मैथ मोड में आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ गया मैथ, तो कैलकुलेटर इज नाउ ऑन मैथ मोड। अच्छा, जहां पर वैल्यू आपने फार्मूला जो लिखना है, जहां पर चेंज आनी है, वहां पर आप उसी तरह से एक्स ही लिख दें। आप यानी कैलकुलेटर जब करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या लेगा, हाँ, जब हम उसे कहेंगे ना कैलकुलेट करो और उसको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो हमसे पूछने आएगा। हम कहेंगे 0 के लिए करो, फिर हम कहेंगे फिर करो, वो कहेगा एक्स तो फिर नहीं है। अब हम कहेंगे 1 के लिए करो, फिर उसे दोबारा कहेंगे दोबारा करो, वो कहता जी दोबारा एक्स किधर है। अब हम उसे कहेंगे 2 के लिए करो, हमारा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। अब आपने ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देनी है। क्या लिखा हुआ? 3 पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन 3cx ओवर 8। अच्छा, चूंकि ओवर 8 लिखा हुआ, मैंने डिवाइडेड बाय 8 नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो जिस तरह से ये ओवर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में, लाइक दिस वन, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे, ऐसे लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय नहीं, लिखिए ऐसे दें ताकि जो कॉपी पर लिखा ना एग्जैक्टली आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर आए। अब इस फार्मूले में 3 तो फिक्स है, 3 वो तो लिखेंगे, 3 तो फिक्स है। अब लिखना है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की जो है वो अवेलेबल है इस डिवीजन के सेकंड फंक्शन में। ये डिवीजन इसका सेकंड फंक्शन ये लिखा हुआ है NCR। N का मतलब 3 को हमने लिख दिया, कहता C लिखना है, तो ये तो ब्राउन कलर में है, ये डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, डेल करें C ब्राउन सेकंड फंक्शन से चलेगा। रेड में होता तो फिर अल्फा से चलना था, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसको हम डेल करते हैं, डिवीजन वाला प्रेस करना था, वो परमुटेशन एक्चुअली आ गई, कॉम्बिनेशन 3C। अब X क्यों, इसको बदलना है। जिसको आपने रूटीन में चेंज करना हो उसको आपने वैसे ही रहने देना, उसको नहीं आपने वैल्यू, अगर 0 कर दिया तो उसने सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है 0 के लिए। X कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ रेड कलर में, ब्रैकेट के ऊपर रेड कलर में, अल्फा के साथ, अल्फा रेड कलर में लिखा हो ना, अल्फा और रेड कलर में X, 3cx लिख दिया। अब आपने कर्सर जो है वो डिनोमिनेटर में लेकर आ, डिनोमिनेटर में ये डायरेक्शनल एरो कीज हैं, डायरेक्शनल एरो कीज हैं, प्रेस कर देंगे डाउन आ जाएगा। यहां क्या लिख दें 8। इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने अपनी कॉपी पे लिखा हुआ है 3cx ओवर 8, तो मैंने एग्जैक्टली वहां पर लिख दिया। अब आपको बार बार कैलकुलेशन की जरूरत पड़नी है, बट विद द डिफरेंट, अगर मैं आखिरी रो की बात करूं, ये वाली आखिरी रो की बात करूं,
तो मुझे जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, एक दफा 0 रखना है, एक दफा 1, एक दफा 2, एक दफा 3, या इधर अगर आपने करना है तो मुझे एक दफा 0 रखना है, एक दफा 1, इस तरह से करके, तो किस तरह से मैं इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करवा सकता हूँ। अब आपने इक्वल टू बटन प्रेस नहीं करना, आपने इसे कैलकुलेटर को कहना है कि इसे कैलकुलेट करो। इक्वल टू उस वक्त प्रेस करते हैं जब आपने कैलकुलेटर से कोई चीज डिमांड नहीं करनी, सब कुछ आपने दे दिया है, फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टिल एक वैल्यू इनपुट वाली रहती है, फिर आपने कैल्क का बटन प्रेस करना। CALC स्टैंड्स फॉर कैलकुलेट। कैल्क, ऊपर देखिए क्या लिखा आ गया है, कहता है एक्स बताया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, कंप्यूटर आपसे बातें कर रहा है, व्हाट इज एक्स। अब आप कहेंगे जी 0, 0 दे दिया ना एक्स की जगह 0। अब आप इसे इक्वल करेंगे क्योंकि आपने अब एक्स प्रोवाइड कर दिया, तो 1/8 है। यस, 0 रखेंगे तो 1/8 ही आंसर है। अच्छा जी, अगर 1 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 3/8। ठीक है, अब दूसरी दफा कैसे कहना है, फिर इक्वल का बटन प्रेस, दोबारा इक्वल करें इसे। देखे ना, ये अब एक्चुअली क्या हो रहा है, देखें ये एक्स आ गया ना, फिर इक्वल करें, तो ये एक्स, अब क्या एक्स लेना है, अब भाई तुम 1 लो, ठीक है जी 1 इक्वल 3/8, दोबारा प्रेस करते हैं, अब 2 लो, 2, कहता जी इसका भी 3/8 ही आता, ठीक है, दोबारा एक और वैल्यू 3, कहता इसका 1/8 है, तो ठीक है ना, 3 का 1/8 ही था। ये आसान नहीं हो गया। ये नहीं कि इसके लिए आप अपने फिजिक्स में किसी जगह पर ऐसा कोई भी फार्मूला जिसमें आपको एक वैल्यू चेंज करके बाकी सारी वैल्यू वही रहनी है, तो अपने बार बार कैलकुलेटर्स की बजाय आप सिंपली एक ही दफा ये फीड करके और आप सारी की सारी वैल्यू जो हैं आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, चूंकि ये एक ही साइड पर हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा ही है, फिर ये सारा एक ही स्टेप पे एक्चुअली ये खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं वो आगे फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, तो मैं इसको फाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या मुराद है, शायद हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें क्या है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिंपली अ वे टू डिस्क्राइब व्हाट एवरेज मीन। एवरेज कैलकुलेट करने को हम कहते हैं, दिस इज द एवरेज। कहता है जी अगर आप डेटा की अगर एक्सपेक्ट, देखिए एक्सपेक्ट आप जी एवरेज कहते हैं, देखेंगे मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा, अभी मेरे पास श्योरिटी नहीं है इस वैल्यू के, पता नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, ये वैल्यू आने का क्या चांस है। देखिए मेरे पास अगर मैं कहूं आपको कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर आ चुके हैं 60, 70, 80, 90, इनकी एवरेज बता दें, आप जमा करोगे एवरेज बताओगे। और अगर आपको ये कहूं 70 नंबर आए नहीं है, उसके 70 नंबर का आने का चांस 20% है, उसके 80 आने का चांस जो है वो 13% है, उसके 85 नंबर आने का चांस 30% है, एवरेज कितने के नंबर आएंगे। अब छोटी तो मुझे है ही नहीं, है ना पता, फिर कैसे एवरेज कैलकुलेट करनी है जब हमें डेटा की श्योरिटी नहीं है हमारे पास। उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि जी एक्सपेक्टेशन है कि इसके आने का अगर चांस ये है, इसके आने का चांस ये है, इसके आने का चांस ये है, तो एवरेज सी यही बनती है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ वे टू डिस्क्राइब the average of a discrete set of variables based on their probabilities। वो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रही, कंक्रीट वैल्यू तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि ये वैल्यूज सर्टेनिटी के साथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चांसेस हैं, उनको भी साथ लेके फिर हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। इट इज आल्सो नोन एज अ प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज। एक्चुअली ना दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर रूटीन की वैल्यूज को अगर हम एक्स से लिख दें, एक्स से एवरेज कैलकुलेट करनी हो, तो मैं कहता हूं ये उनकी एवरेज होती है। लेकिन अगर वैल्यूज की इंपॉर्टेंस कम ज्यादा हो, वेटेज बोलते हैं उसे, कहते हैं ये वैल्यूज तो हैं लेकिन इसकी वेटेज ज्यादा हो, इसकी वेटेज कम हो, फिर कैसे एवरेज आएगी, उसे वेटेड एवरेज बोलते हैं।
फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कहते हैं जी वैल्यूज को जो है आपने वेट से पहले जरूरत दे लेनी है और डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स कर देना। ये है वेटेड एवरेज। वेट इंपॉर्टेंस को कह रहे हैं, वेटेज इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम कोई कैलकुलेशन करने जाते हैं, हम कहते हैं ये जो वैल्यूज हैं इट इज नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट, दिस वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। अब जरा बताएं, सबको एक जैसा ना रखें। घर में आपके फादर, आप बहन भाई हो, उससे पूछते हैं कि हाँ भी चलो सैर करने जाना, कहाँ जाना है, कोई कुछ, कोई कुछ, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। आपके भाईजान भी एक सजेशन देते हैं, सब बातें। तो अब्बू कहते हैं अच्छा मैंने सारी की बातें सुन ली हैं, सब किसी ने कहा जी कि किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना चाहिए, कुछ ये भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, फला फला। आपके भाई ने भी एक बात कही, आपके अब्बू ने एक सिंगल डिसीजन किया, एवरेज डिसीजन किया। आपने कहा ना ये तो कोई बात नहीं अब्बू, आपने अपने भाई की बात को बड़ी वेटेज दी, हमने कही हमारी बात ही नहीं आपने सुनी। अब्बू कहते मानी तो सही, हाँ हमारा भी थोड़ा सा बात मान ही ली है, लेकिन ज्यादातर तो उसमें भाई की बातें मानी है आपने, बेटी जिसे ही कहते हैं। तो सारे बहन भाई का डेटा आपके अब्बू ने इक्वली ट्रीट नहीं किया, किसी की वेटेज ज्यादा और किसी की वेटेज कम। वेटेड मीन इसे कहते हैं। अब यहां पर चूंकि वैल्यू तो एग्जिस्ट कर नहीं रही, वो करनी है प्रोबेबिलिटी पे, श्योरिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है जिस वैल्यू के आने का चांस सबसे ज्यादा हो 90%, तो कैलकुलेशन में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वैल्यू का आने का चांस सिर्फ 10% है, तो फिर वहां पर उसकी कैलकुलेशन में उसकी इंपॉर्टेंस या रोल कम होना चाहिए। इसीलिए मैंने वर्ड बोला है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं लेकिन वो बेस्ड उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, वरना तो फिर मीन करने में क्या हद है, सबको जमा करके तकसीम कर दें। लेकिन यहां कहता है कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे वेटेज कर दें, तो सिंपली मैंने क्या करना है, इस वेटेज को प्रोबेबिलिटी कह दें। ये प्रोबेबिलिटी, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उस वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि एवरेज में उस वैल्यूज का रूल ज्यादा। कहते हैं कि अगर आप वैल्यूज को इससे कह दें, प्रोबेबिलिटीज को इससे कह दें, ये फार्मूला लगाएं, तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बनती है, जिसका मतलब ये बनता है कि हम वैल्यूज को वेटेज देंगे और फिर जो कैलकुलेशन करेंगे उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज कह देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज की वजह से इसके साथ ई का वर्ड लगा देते हैं। और एक और चीज आसान, हमें ये तो पता है, ये तो हमेशा ही मान होगी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स तो 1 होगी, तो फिर ये फार्मूला रहेगा सिंपल। इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, या इसे कह सकते हो इट इज द वेटेड एवरेज वेटेड बाय प्रोबेबिलिटी। समझ भी आ रही है कि प्रोबेबिलिटी से वेटेज क्यों देनी है, मेरे पास श्योरिटी के साथ तो वैल्यू है नहीं, वरना मैं एवरेज ना कर देता। हम कहते हैं ये वैल्यू आने का चांस इतना है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। अब जरा बताओ, ओवरऑल सारी चीजें ज़हन में रखो और अब बताओ। इसकी जरा एक यूटिलिटी भी करते हैं। इन अ गेम अ मैन इज पेड ₹50। कोई गेम खेली जा रही, शर्त लग गई, कहता जी आपको हम 50 रुपए देंगे। मैन इज पेड ₹50 इफ ही गेट्स ऑल हेड्स। अगर तो सारे के सारे हेड्स आ जाते हैं, 4 सिक्के फेंकने हैं, या टेल आ जाती है, कहता जी आप जीत गए, 50 रुपए आपको विन बोनस, विन इनाम मिलेगा। 4 सिक्के दे दिए उसे, उन्होंने कहा 4 सिक्के फेंको। अगर चारों हेड आ गए चारों सिक्कों के ऊपर, या चारों सिक्कों के ऊपर टेल आ गई, तुम जीत गए, 50 रुपए मिल जाएंगे। वो कहता अगर मैं हार गया तो, कहता फिर ऐसे मुफ्त में 30 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 50 रुपए मिलेंगे जीतने की शक्ल में, लेकिन 30 रुपए आपको पे करने होंगे हारने की शक्ल में। और हारेगा कब, अगर 4 सिक्के फेंके, 1 हेड आया, या 2 आए हैं, या 3 आए हैं, तो फिर तुम हार गए, तुम्हें 30 रुपए पे करने हैं। और अगर वो कहता जी चारों हेड आ जाएं या चारों हेड ना आए, यानी कि सारी टेल आ जाए, तो फिर आप जीत गए, आपको 50 रुपए मिलेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं, क्या मैं एक दफा की बात नहीं है, एवरेज एक दफा से नहीं ना होती, एवरेज वो भी याद करें कि जी प्रोबेबिलिटी अगर हेड की 50% है, तो एक दफा नहीं हेड फेंकेंगे तो वो 50% आएगा, ऑन द लॉन्ग रन वो 50% है। तो यहां इससे क्या मुराद है, एक्सपेक्टेड गेन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू। कहता जी अगर वो इन बेट के साथ बार बार खेलता है, तो ऑन दी एवरेज घर पैसे लेके जाएगा कि दे के ही जाएगा। 50 रुपए चांस तो ज्यादा, रकम तो ज्यादा है 50 जीतने वाली, लेकिन उसके जीतने का चांस कम है। दो ही सूरतें है ना, चारों हेड आए या चारों टेल आए, बहुत कम चांस है।
चाहे पैसे उसने कम पे करने 30, लेकिन पे करने का चांस ज्यादा। अब एवरेज की बात करने लगे हैं तो 50 और 30 की एवरेज करने लगे, 50 को वेटेज आपने कम देनी है, 30 की वेटेज ज्यादा रखनी है। फिर बताओ नेट शेल क्या बनता है, जीत के जाएगा हार के जाएगा, एवरेज इसे कहते हैं। मैंने कहा जी एक्स या 50 जीतेगा या 50 30 हारेगा। देखिए 30 के साथ नेगेटिव लगा दिया मैंने, पे नेगेटिव। क्यों? एवरेज करने के लिए मैंने जमा करना है, ये जमा तो नहीं होनी चाहिए, ये उसमें से निकलनी भी चाहिए, इसलिए इसके साथ नेगेटिव। अब मैंने प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट की, एक्सपेरिमेंट का मुझे पता है 4 सिक्के फेंकने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 4 सिक्कों की 16 बनती है, 16। एक आउटकम ऐसे लिखने लगा हूं, अब इतनी तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बाकी मैं छोड़ रहा हूं और आखिरी लिख रहा हूं 16, इसके दरमियान बाकी लिखेंगे 14, तो ये 16 पूरी हो जाएंगे आउटकम्स। मैं अगर कहूंगा ये 2 आउटकम ऐसी हैं जो उसको जीत अगर ये आएगी तो जीतेगा, तो फिर अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ये कहती है ये आउटकम आ जाए या ये आ जाए, 2 16 में से 2 2/16 0.15। बाकी 14 आउटकम्स ऐसी हैं उस आने की सूरत में वो लूज करेगा। ये मैंने वहां से लिखी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कहती है जी, एवरेज कैलकुलेट करनी है कैसे, सिंपली पी को एक्स से ज़रब देते, पी को एक्स से ज़रब देते, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर सम भी तो करना है ना, -20 ये इसका गेन है, नेगेटिव। कहता जी अगर लॉन्ग टाइम इन बेट्स के साथ वो खेलेगा ना तो 20 रुपए दे के ही जाएगा। चूंकि आप कहेंगे जीतने की सूरत में 50 मिलते हैं उसे, भाई जीतने की सूरत में 50 मिलते हैं, चांस 12% है, हारने की सूरत में पैसे थोड़े जाते हैं लेकिन चांस 87% है। दोनों चीजों को मैंने कंसिडर किया है। क्यों? बहुत दफा गेम खेलेगा, कभी जीतेगा भी तो सही ना, हारेगा भी सही ना, सब चीजों को कंसिडर किया ऑन दी लॉन्ग, इसे कहते हैं ऑन दी लॉन्ग रन एवरेज। ये नहीं कि एक दफा करके और कहेंगे ये तो जीत ही गया, तो जीत गया तो 50 रुपए लेके घर आ जाए। लेकिन अगर वो आपको कहे जी कि इधर आओ ना जरा, एक दफा और खेलो, फिर जीत गए 100, फिर खेलो हार गए 30 गए, हार गए 30 गए, हार गए 30 गए, हार गए 30 और गए, इस तरह से ऑन दी लॉन्ग रन की बात हो रही है। तो expected loss in the case of negative. Second, by investing into a particular stock, a person can make a profit in 1 year of rupees 5,000 with probability 0.4। 40% चांस है कि अगर वो यहां इन्वेस्टमेंट करता है तो 40% चांस है कि उसका 5,000 रुपया उसका वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस एज वेल। और टेक अ लॉस ऑफ 1500 विद प्रोबेबिलिटी 0.8, 1500 नुकसान होने का भी चांस है, लेकिन ये 80% है। कहता द पर्सन एक्सपेक्टेड गेन इज, फिर बताना कि ये बिजनेस डिसीजन, ये हम एमबीए को पढ़ाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आप तो बिजनेस डिसीजन कैसे करें, उसका प्लस माइनस करें, लॉस करें, आप कहें इतना लॉस इतना नुकसान। अब देखिए यहाँ पर उसका अगर फायदा का चांस कम है ना, 40% है, लॉस का चांस 80% है। लेकिन देखिए अगर 40% है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो होगा 5,000, जाएगा, चांस तो है, ज्यादा चांस है जाएगा, लेकिन जाने की कम मिकदार थोड़ी है 1500। एक दफा भी प्रॉफिट में हो गया तो काफी 3 4 5 लॉसेस तो बच गए। दोनों चीजों को कंसिडर करें। कहता अब इसका एक्सपेक्टेड गेन बताएं। अगेन 5,000 की प्रोबेबिलिटी 40, हार लूज होने की 0.80, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, एक्सपेक्टेड गेन पॉजिटिव आ गया। कहता जी लगा दो, अल्लाह का नाम लो, बिजनेस में लगा दो। 800 का मतलब ये नहीं कि एक दफा बिजनेस में लगा तो 800 फायदा होगा, तो हुआ ही नहीं है ऑन दी लॉन्ग रन। लेकिन कुछ तो करना है ना, ये तो नहीं आप कहें ज्यादा बार बार करने पर इस नाल बैठ जाए आराम से, हाथ पे हाथ रखें, हाथ पे हाथ रखें, यही सोचते रहे यार 5,000 आएगा, 1,500 जाने का भी चांस है, तो फिर सोचते रहे, बैठे रहे। नहीं दिल करता तो ना से, हमने तो आपको एक एक्सपेक्टेशन से डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर दी है। A local club plans to invest $10,000
टू होस्ट अ बेसबॉल गेम, है ना। क्लब ने कहा है कि आप अपने क्लब में बेसबॉल गेम टूर्नामेंट करना चाहते हैं तो कर लें, और वो समझते हैं कि अगर हमने अपना टूर्नामेंट अरेंज किया तो हमारा $10,000 का खर्चा हो जाएगा। दे एक्सपेक्ट टू सेल टिकट्स ऑफ वर्थ 15,000। वो समझते हैं कि अगर हमने टूर्नामेंट अरेंज किया तो खर्चा खुर्चा हमारा कोई 10,000 का है, और टिकट की सेल उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की, इतनी सीटें हैं, इतनी टिकट सेल हो जाएगा तो 15,000 रुपया ना प्रॉफिट होगा भी। अगर तो उनको श्योरिटी है इस चीज की कि जी 10,000 खर्च होगा, 15,000 आना ही आना है, तो फिर तो करे, 5,000 का फायदा है, फिर क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन आगे भी कुछ है क्या, बट इफ इट रेन्स, अगर कहता बारिश हो गई ऑन द डे ऑफ गेम, जिस दिन वो टूर्नामेंट उन्होंने अरेंज किया था, अगर बारिश हो गई, दे वुडंट सेल एनी टिकट। तो बेसबॉल गेम में बाहर खेलना है, कोई टिकट ही नहीं बिकेंगे, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, एंड द क्लब विल लूज ऑल द मनी इन्वेस्टेड। 10,000 गए, लेकिन बारिश होने का चांस क्या है, ये तो नहीं 1%। आप कहने नहीं रहने तो 10,000 का नुकसान है, 1% चांस तो है ना, ऐसा तो नहीं है। बारिश होने का चांस कितना है ये जरा देखना पड़ेगा, वो भी आ गया। इफ द वेदर फोरकास्ट फॉर द डे ऑफ गेम is 20% possibility of rain, is this a good investment? लें जी, अब डिसीजन करें। 10,000 खर्चा है, 15,000 रुपया उनका गेन है, लेकिन अगर बारिश हो गई, 10,000 गया, आया 0, नहीं आएगा ना। बारिश होने का चांस कितना ऐसा होने, वो 20%। बताएं क्या करें, क्लब इन्वेस्टमेंट कर ले, प्लान कर ले, बैठा रहे हाथ पे हाथ रख के। ओके, मैंने क्या, उसका गेन कितना है, गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट 5,000 है ना। बारिश ना भी हो, ना भी बारिश हो, तो उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट 5,000 है। 10,000 तो खर्च करना ही पड़ेगा ना उसे, 15,000 ले रहा है, कहता जी प्रॉफिट 5,000 है उसका, ठीक है। अर्निंग, प्रॉफिट को कह रहा हूं ना, अर्निंग, सेल नहीं। और लॉस, बारिश होने की सूरत में लॉस वो 10,000, 0 रुपीज आएंगे, 10,000 जाएंगे, 0 माने 10,000, ये लॉस। और अगर बारिश ना हुई तो 15,000 में से 10,000 खर्चा निकलेगा, तो 5,000 का प्रॉफिट। बारिश होने के चांस 20%, तो लॉस के चांस 20%, ना होने के चांस 80%। देखिए मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, लें जी, 20% चांस अगर रेन भी है तो 2,000 के राउंड अबाउट। अब मैं बोल रहा हूं ना कि उस दिन बारिश हो गई तो ठीक, नहीं ये नहीं कि 20,000 बनेंगे। ये एक है कि अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह की कंडीशन सेव करनी पड़ रही है कि इतने % चांस रेन ऑफ ही है, तो नेट शेल एवरेज तो यही कहती है, तो मेक अ डिसीजन फॉर, जाए जी जाए, जाकर खेल ले, कराएं, अल्लाह का नाम लें तो टूर्नामेंट कराएं। डेटा तो यही कहता, बाकी आपकी मर्जी। हम नहीं किसी को फोर्स करते, स्टैटिस्टिशियन नहीं फोर्स करते, स्टैटिस्टिशियन सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। A company makes ICs, integrated circuit. ले जी, आपका भी बात हो गई। A company make ICs. 1 out of every 50 ICs faulty. कहता जी वो जो मशीन है वो क्या करती है, 50 में से ना एक वो डिफेक्ट बना ही देती, खराब बना देती है। But the company doesn't know which one are fault. कहते उन्हें नहीं पता चलता, मशीनें बनाई जा रही हैं, वो पैक कर देते, वो कौन सा आईसी को एक एक चेक करते हैं, ठीक भी बना कर नहीं। कहते मशीनें बनती हैं, पैक होती हैं, मार्केट चली जाती हैं, कब पता चलता है, अनटिल अ बायर कंप्लेंट्स, मार्केट से रिटर्न में आई है कि ले जी ये तो आपने आईसी, दुकानदार कहता ये भेजा था, गाहक लेकर गया, कहता ये तो खराब है, वापस कर गया, चलेंगे वापस करें। सपोज द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ $3 ऑन द सेल ऑफ एनी वर्किंग आईसी। अगर तो वाईसी ठीक निकलता, खर्चा खुर्चा निकाल के $3 बच जाते, जो प्रॉफिट है, बट सफर अ लॉस ऑफ $80 फॉर एवरी फॉल्टी आईसी। वो 3 प्रॉफिट है, फर्ज करें $80 का बनता है, $80 का ये बनता है, और $83 का सेल होता है, तो 3 पे प्रॉफिट। लेकिन अगर वो खराब निकल आता है, बिकेगा तो है नहीं, खर्चा तो $80 का पड़ गया, लॉस। अब लॉस 80,
गेन 3। अब 80 लॉस का चांस क्या है? 50 में से 1 दिया हुआ ना, खराब होने की सूरत में लॉस होना है ना, तो 50 में से 1, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/50। तो लॉस की प्रोबेबिलिटी यानी कि 80 लॉस की प्रोबेबिलिटी 1/50 और $3 प्रॉफिट होने का चांस 49/50, बहुत ज्यादा शायद, ऐसे ही है ना। नेट शेल उनको जो है वो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब है बनाए जी, देखी जाएगी क्योंकि बड़ा आल्दो $80 बड़ा बिग लॉस है, कुछ भी नहीं बचना, लेकिन चांस बड़ा कम, 50 में से 1। तो बिजनेस मेकर डिसीजन कि वो इस तरह से कर सकते। क्वेश्चन है, कंसिडर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कहता फाइंड ए एंड बी इफ, क्या दिया हुआ है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 2.7, कहता ये ए और बी बताएं, प्रोबेबिलिटीज में ए और बी बताएं। आपको 2 इक्वेशन चाहिए, 2, मेरा ख्याल दोनों है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई ना, वो क्या, पहली तो ये है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 1, और दूसरी कहां से आ गई, दूसरी ये देखें दी हुई है, कैसे बनती है, ये बनी हुई है समेशन पी एक्स। 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, यहाँ से 2 अननोन निकलाने, एक ए और एक बी। देखें कैसे हमने फाइंड किया है। मैंने कहा एक इक्वेशन तो ये यूज करें, दूसरी इक्वेशन ये यूज करें, दिया हुआ है ना उसने। अब जब आप समेशन पी करेंगे, ये क्या है, ए प्लस 0.3 प्लस बी प्लस 0.2 मस्ट इक्वल टू 1, और यहां पर रह गया a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 0.5 बनेगा और ये 0.5, इक्वेशन आ गई दिस वन। अब दूसरा क्या है, समेशन पी एक्स, ठीक है। अब हमें a का तो b का तो पता ही नहीं है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 0.6 प्लस 3b प्लस 0.8, कितना हो गया 2.7। मैं कहा ना कि मैंने इसमें वैल्यू, 2 इक्वेशन है ना, एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास a प्लस बी इज 0.5 और a प्लस 3b इज 1.3। अच्छा, आल्दो आपको ये बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो ये कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इवन कैलकुलेटर कैन डू फॉर यू, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर सॉल्व कर देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो अननोन आ रहे हैं आपने उनके कोएफिशिएंट देने। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 0.5। ये ऐसे लिखना इक्वेशन की दूसरी साइड। दूसरी इक्वेशन में आ जाए, अननोन का कोएफिशिएंट 1, दूसरे अननोन का कोएफिशिएंट +3 और कांस्टेंट 1.3। तो ये चीज बस आपने ना इसके कोएफिशिएंट कैलकुलेटर को दे देंगे। कहां से, आप पहले आप मोड फंक्शन पर आ जाएंगे, मोड 5, और इक्वेशन है नंबर 1 पे, जहां 2 अननोन है, एक x है एक y। आपको पता है रूटीन में xy होता, हमारा a b है, प्रॉब्लम यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ a b c से मुराद ये नहीं है, a b c से मुराद है कोएफिशिएंट है। तो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट समझ लें या अननोन का कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट अननोन कोएफिशिएंट b, उसका भी 1 है, फिर और आगे है 0.5 इक्वल प्रेस करेंगे वो नई रो पे शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर पहला अननोन का कोएफिशिएंट 1, दूसरे अननोन का कोएफिशिएंट 3 और 1.3। अब आप इसको दोबारा, सारे हो गए, इक्वल प्रेस कर दे, पहले अननोन का आंसर देगा 1/10 डेसिमल। अच्छा, इधर से डेसिमल में भी चलता है। अब यू वांट टू चेंज योर आंसर इन डेसिमल, s into d 0.1, ये देखें पहला आंसर आ गया 0.1, पहला आंसर
0.1। दूसरा आंसर 0.4, वो 4/10 दे देगा मेरा ख्याल है। 2/5 ठीक है, 0.4 दो, तो ये टाइम भी बच गया। ठीक है ना। मैं आपको आप समझ लें, ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जब एक एलिमेंट्री चीजें आ जाती हैं बच्चों को, मैं अपने बाकी कोलीग्स को भी कह रहा होता हूँ, व्हाई नॉट प्रोवाइड देम फैसिलिटी। नहीं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ही सॉल्व करो, हाँ उस वक्त तो जरूर सॉल्व करे जब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई जा रही है कि भाई भाई ये इसी के तो नंबर मिलने हैं आपको, ये खुद करना तुम्हें आए। ठीक। देखिए बच्चों को एक स्टेज तक टेबल मैनुअल सिखाए जाते हैं, जब वो सीख लेते हैं, एडिशन सीख ली, मल्टीप्लिकेशन सीख ली, अब कहें जी एफएससी का पेपर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैनुअली करनी है, तुम्हें आती तो है, अब वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। तो यहां मेरा कंसर्न आपको इक्वेशन सॉल्व करवाना नहीं है साइमल्टेनियसली, वो नहीं पढ़ा रहा, वो तो आपको आती है, आप कहें आती तो है, टाइम जाया हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। आप इससे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है इससे। कहाँ सॉल्व होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। इफ यू वन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करेगा। अब इक्वेशन में चले जाएंगे 5 नंबर 3, ये है क्वाड्रेटिक, कहता है एबीसी लिखो। अब यहाँ ए से मुराद है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी से मुराद एक्स का कोएफिशिएंट, सी से मुराद कांस्टेंट। आप कोई सी भी इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक उसको मैनुअली सॉल्व कर ले, बाद में इस तरह से सॉल्व करें और अपना आंसर। क्यों अपना टाइम जो है वो आपने इसमें आप वेस्ट करना है। नो दिस वन इज योर लास्ट, ताकि फिर जी लास्ट फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वेरिएंस। जब मैंने आपको रिवीजन कराई तो मैंने कहा कि जब आप बात करते हैं ना मीन की, तो तमाम वैल्यूज तो मीन के बराबर नहीं होती, उनमें वेरिएशन आती है, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट वेरिएशन। Variance is a quantity that measure the variability of the values from mean। अब यहां मीन क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब पूछा यार इतनी की एक्सपेक्टेशन है, आप कहते हैं यार यकीनन तुम कह रहे हो 2000 प्रॉफिट ही होगा, नहीं यार वेरिएशन हो सकती है, इतनी पता ही नहीं, वेरिएशन वेरिएंस कैलकुलेट कर लें पता चल जाएगा। अब वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स होल स्क्वायर। सिंपल ऐसे याद करें ना, ऐसे अगर मैं कहूं ना फार्मूला क्या है इसका, आप कहेंगे जो ये लिखा हुआ ना ई, इसको हम लिखा करेंगे समेशन पी। नहीं फार्मूला याद हो गया। आप कहेंगे जहां ई लिखा हुआ है हम लिखेंगे इसको समेशन पी, ले ये भी याद हो गया। आप कह लें ये एवरेज है एक्स की और ये एवरेज है एक्स स्क्वायर की। एक्सपेक्टेड वैल्यू को एवरेज ही कहते हैं ना, लॉन्ग रन एवरेज, वो एक्स की एवरेज है, वो एक्स स्क्वायर की एवरेज है। वैल्यूज पुट कर दे, यहाँ पर पुट कर दी जाए। अच्छा जी, अब उसने कहा है एक कोई वेरिएबल दिया हुआ है, कहता है 1 की प्रोबेबिलिटी ए अननोन, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2, 3 की प्रोबेबिलिटी 3a और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 अननोन। क्या करें अब, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। ओके, दो है कि एक है, एक ही है, फिर एक ही इक्वेशन चलेगी, ये वाली पहले भी किया था ना, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, जो आंसर आया उसे 1 के बराबर रख दिया। अब करके देखें, एक आंसर आ गया, चलो एक आंसर आ गया तो ये तो फिर प्रोबेबिलिटी टेबल पूरा हो गया हमारा। 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.15, जो कि एक आंसर द्वारा 0.15। फिर 2 की प्रोबेबिलिटी वैसे दी हुई थी, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.15 इंटू 3.45 और 4 की प्रोबेबिलिटी 0.20 वो पहले दी हुई थी। अब एक्सपेक्टेड एक्स करना है, क्या करना है, पी को एक्स से तरफ देनी है, एक्स इंटू पी 2.7, ये 2.7। फिर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना है जी, समेशन पी को एक्स स्क्वायर से ज़रब देनी है, तो एक्स का स्क्वायर लेंगे और पी से ज़रब देते जाएंगे, एक्स का स्क्वायर लेंगे पी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जमा कर लेंगे 8.2, 0.91, 0.91। होप सो कि आपको इन चीजों का आइडिया हो गया। देखिए जो कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बीइंग अ टीचर,
जो मुझे कोर्स कंटेंट्स पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, मेरी ईमानदारी तो यही है कि मैं आपको वो टीच करूं। मेरी ईमानदारी ये है ना कि मैं आपको सारे टीच करूं। मेरी बेईमानी ये होगी कि मैं टीच ना करूं, कह दिया जी करा दिया, बेईमानी ना मेरी साइड से। वैसे तो आप बड़े खुश होंगे, मेरे मैं समझूंगा ये मैंने बेईमानी कर दी। आप बेईमानी उस वक्त करेंगे जब आप नहीं पढ़ोगे। तो आप बेईमानी करो, मैं तो ना करूं। आप जितनी करना चाहते हैं बेईमानी करें, मैं तो ना करूं। बीइंग अ टीचर हमारा, देखें स्टूडेंट है ना, मैं खुद कहता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था शायद हमारा भी दिल यही करता था, यार टीचर आज ना ही पढ़ाए, टीचर आज कोर्स थोड़ा ही रहने दे, आज गर्मी बड़ी है, आज लाइट ऑफ है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और जब हम जरा थोड़े से मेच्योर हो गए, सेंसेबल, तो सोचते हैं कि अगर हमारा टीचर उस वक्त हमें ना टीच करता, ना प्रॉपर टीच करता, तो हमारा नॉलेज 20%, ट्रांसमिट हमने आगे करना था 15%, उन्होंने आगे करना था 10%, कुछ भी नहीं रह जाना था। ठीक है ना? आप में से जो टीचर बनेंगे, आप में भी से बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे। जब हमें हमारे टीचर कहते थे ना, हम हंसने लग पड़ते थे, तो ये हम में से नहीं बनना किसी ने, पता नहीं कौन सी मखलूक होगी। ठीक है ना? आपके डिपार्टमेंट की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैस मैंने जियाल साहब को पढ़ाया, वो उन्होंने मुझसे कोर्स पढ़ा स्टैट्स का, जब वो फिजिक्स पे, ऐसे आप पढ़ रहे हो बिल्कुल, जियाउल हक साहब ने मुझसे पढ़ा। देखे ना, उस वक्त तो उसको जब बता तो वो हंसते ही होंगे कि मैंने कहा टीचर होना है, लेकिन पढ़ा। फिर मुझे मेरा ख्याल लग के यासिर जमीद साहब जो आपके चेयरमैन हैं, उनको भी हमसे कोर्स पढ़ा। इसी तरह से मैडम जो आपके हैं वो आयशा है, आयशा यूनस आई थिंक, और मैडम रमीजा फिर हमसे एक वर्कशॉप के दौरान आई थी, तो मैडम रमीजा ने पढ़ा। मैडम आपकी वो जो शाजिया शुक्रुल्ला हैं, उन्होंने हमसे स्टैट्स का कोर्स पढ़ा। मैंने तो नहीं टीच किया, लेकिन और मतलब सबने पढ़ा, हमें ईमानदारी से पढ़ाया। उन्होंने कैसे पढ़ा, जो उनका फेल, हमारा फेल हमारे साथ। ठीक है, चलें बच्चों, आपने, मैं आपको ना आउटलाइन भी दे दूंगा कि जी मुझे जो कहा गया है कोर्स आउटलाइन वो ये वाली है, उसके मुताबिक ही पढ़ाऊंगा। एक चीज 1% भी आपको मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं को आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ऐसे में अपना टाइम जाया करता रहूं। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।